क्या हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, एक एग्जैजरेटेड या इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है अगेन एग्जैजरेटेड और इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स हो जाए बॉडी पे। ठीक है, तो क्या है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएं। तो इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, टाइप 1, 2, 3 आर कॉल्ड इमीडिएट, टाइप 4 इज कॉल्ड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये किस पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन में, कितनी जल्दी आया। तो टाइप 1 रिएक्शन को हम देखते हैं, उसको हम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको एनाफिलैक्सिस को क्या कहते हैं, अपोजिट ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। ये क्या करता है, 15 से 30 मिनट्स में आ जाता है एक्सपोजर में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये एक रैपिडली डेवलपिंग या एनाफिलैक्टिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है किसी एंटीजन या एलर्जन में। ठीक है, एलर्जन या एंटीजन के खिलाफ बहुत ही रैपिड अगर रिस्पॉन्स आए तो उसको हम कहेंगे एनाफिलैक्सिस। इसके लिए एक क्या कंडीशन होगी कि वो पहले से सेंसिटाइज होना चाहिए। सेंसिटाइज का मतलब, पहली बार कोई एलर्जन आया तो हमारी बॉडी ने उसको रजिस्टर कर लिया। अब अगली बार दोबारा जब वो एलर्जन आएगा तो इस बार हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। अब पढ़ते हैं इसकी ईटियोलॉजी। तो ये IgE मीडिएटेड है। हमने IgE में पढ़ा था कि वो एलर्जी से रिलेटेड होता है, तो ये IgE रिलेटेड है। तो फर्स्ट इसके क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, सबसे पहले आता है जेनेटिक बेसिस। जेनेटिक प्रीडोमिनेंस हो सकती है कि भाई किसके पेरेंट्स को होगी किसी चीज़ से एलर्जी, वैसे ही उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी हो सकती है। अगला आता है एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स। एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स में क्या होता है कि इसकी इंक्रीज म्यूकोजल परमेबिलिटी हो जाती है। इसमें एग्जांपल हमारे में वो आ जाते हैं, पोलन एलर्जी आता है, डस्ट एलर्जी आता है। और तीसरा है कॉन्कोमिनेंट फैक्टर्स। कॉन्कोमिनेंट फैक्टर्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वायरल इन्फेक्शन ऑफ URT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वायरल इन्फेक्शन के ऊपर हो सकता है। URT मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इनमें एनवायरमेंटल भी है। जेनेटिक बेसिस में जैसे एग्जाम्पल लोगों को वो होता है, पीनट एलर्जी होती है, ये सब आ सकता है। अब आता है इसका सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस। अभी इसका ये पैथोजेनेसिस का ये चार्ट आएगा, तो चलो पैथोजेनेसिस पहले करते हैं। तो पैथोजेनेसिस हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के सबके देखेंगे। सबसे पहले टाइप 1 में देखेंगे। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन स्टेप होगा। सेंसिटाइजेशन स्टेप में क्या होगा कि कोई एंटीजन या एलर्जन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में आएगा, तो अब क्या होगा कि IgE एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स उसको सेंसिटाइज कर देंगे। मतलब जैसे एंटीजन आया, यहाँ पे बी सेल से वो टकराया, बी सेल ने उसको, अब वो सेंसिटाइज हो गया कि अगली बार अगर ये एंटीजन आएगा तो वो क्या करेगा, IgE सिक्रीट करेगा उसके खिलाफ। ठीक है, तो जब इसने IgE सिक्रीट किया तो ये IgE क्या करता है, बेसोफिल के पास जाता है। बेसोफिल के पास जाता है। बेसोफिल क्या थे, ग्रैनुलेटिंग, सबसे इनके अंदर ग्रैनुलेट्स थे, उसमें क्या क्या था, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह था। तो ये IgE जाके उसमें चिपक जाएगा। अब उससे जैसे ही चिपका, ये बाहर से डीग्रेनुलेशन हो जाएगा और हिस्टामिन
सेरोटोनिन रिलीज हो जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, ये एक वेरी पोटेंट वैसोडाइलेटर्स हैं, तो ये एनाफ्लेक्सिस कर देंगे। इसकी वजह से मार्क्ड बीपी फॉल होगा और पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है कुछ कुछ केसेस में। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बीपी फॉल हुआ था, वैसोडाइलेटर हुआ था, तो इसका बहुत ही मार्क्ड वैसो कंस्ट्रिक्टर को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्टर यूज़ करना पड़ेगा। और सब बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या होता है? सबसे बढ़िया एड्रेनालिन, वेरी पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर है। तो ये एड्रेनालिन का उसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, सबक्यूटेनियस या सब इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। यहीं पे मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया। अब हम देखते हैं, ये आ गया इसमें सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस में क्या क्या आएगा। इसमें आएगा इचिंग होगी, एरिदीमा होगा। एरिदीमा, इचिंग का कोई उतना वो है नहीं, वो हिस्टामिन वगैरह रिलीज की वजह से इचिंग होती है। एरिदीमा का मतलब होता है रेडनेस। अब ये रेडनेस क्यों आएगी? क्योंकि आर्टीरियोल्स वगैरह डायलेट हुए थे, आर्टीरियोल्स डायलेट, वेन्यूल्स डायलेट। अब क्या होगा? पेरिफेरल पूलिंग होगी। अब इसकी वजह से ड्यू टू ब्लड ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से वो रेड दिखेगा। ठीक है, अब बीपी कम हुआ था, ये शॉक हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इस कंडीशन में सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस बहुत हो सकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आता है एंटी सीरा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंटी सीरा एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आता है टीटी, एंटी टेटनस सीरम। तो एंटी टेटनस सीरम से एनाफिलैक्सिस के कारण होते हैं, ये एनाफिलैक्सिस हो सकता है। अगला आता है पेनिसिलिन इंजेक्शन। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एनाफिलैक्सिस हो सकता है लोगों को। अगला आता है वास बी या बी स्टिंग, मधुमक्खी के काटने से भी लोगों को एनाफिलैक्सिस हो जाता है। अब आता है लोकल एनाफिलैक्सिस। लोकल एनाफिलैक्सिस का मतलब एक लोकल रिस्पॉन्स में लिखेगा कि एक पर्टिकुलर स्पेस में ही या लोकेशन में हिस्टामिन वगैरह रिलीज होगा। ठीक है, उसमें आता है हे फीवर। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पोलन इन्फेक्शन की वजह से, या ब्रोंकियल अस्थमा। ये लोकली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जी हुई। ठीक है, अगला आता है टाइप 2, और इसको हम साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहते हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब सेल मीडिएटेड। जो कि सेल के लिए टॉक्सिक हो। ठीक है, तो ये सेल को टॉक्सिक है ये रिएक्शंस। तो इसमें अब क्या होता है? ये है ह्यूमरल एंटीबॉडीज़ की रिएक्शन है जो सेल की सरफेस के एंटीजन को टारगेट करती हैं। तो सेल में कोई एंटीजन था, ठीक है, हमारी एंटीबॉडीज़ रिलीज हुई और ये सेल के एंटीजन को अटैच होके इसको किल कर देंगे, तो इसको साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस कहते हैं। है ये ह्यूमरल क्यों है? क्योंकि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, लेकिन ये साइटोटॉक्सिक है क्योंकि ये किल कर रहे हैं, सेल को किल कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये इसका एग्जाम्पल नहीं, इस तरीके का एक क्या बताया था मैंने, नेचुरल किलर सेल्स में। नेचुरल किलर सेल्स में क्या था? वो भी क्या करते थे? एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी दिखाते थे। ठीक है, ऑन स्पेसिफिक सेल्स एंड टिश्यूज एंड कॉज लाइसिस ऑफ द टारगेट। ये समझ में आ गया। इसमें भी थोड़ा जल्दी होता है, 15 to 30 मिनट्स। इसमें एक्सेप्शन ये लेट ऑनसेट में आपके माइस्थीनिया ग्रेविस और थायराइडाइटिस आ सकते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारे ACH एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। थायराइडाइटिस में थायराइड ग्लोब्यूल्स के लिए या थायराइड पेरोक्सीडेज के लिए
ठीक है, इनके लिए एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। तो अब ये एंटीबॉडी बनेंगी, ये किस टाइप की होगी, आईजीजी और आईजीएम की टाइप की होगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हो जाएगा, एनके सेल्स और ये सबको ये वो आएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये टिश्यू स्पेसिफिक है। टिश्यू स्पेसिफिक है तो इसमें HLA लिंक्ड हो रहा है, मैंने ऊपर पढ़ाया था HLA लिंक का। तो इसके लिए एक्सपोजर ऑफ फॉरेन टिश्यू सेल्स के इसमें बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, सबसे पहले आता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, तो बच्चों ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, इसमें हमारी सेल्स, हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे ही RBCs को रप्चर करने लग जाते हैं, जिसके लिए हम लोग इसका एक टेस्ट यूज़ करते हैं। उसमें यह था कुम्स टेस्ट, इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता था। ठीक है, ये डायग्नोसिस के लिए कुम्स टेस्ट होता है। और इसी का एक दूसरा वर्जन है जिसको हम कहते हैं एरिस्ट्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये कब होता है ना, ये एक RH नेगेटिव मदर में जब RH पॉजिटिव बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, तो होता है ये। तो RH नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगी ये वो एंटीबॉडीज़ इसके RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, और ये एंटीबॉडीज़ RBC का लाइसिस कर देंगे। और ये इस तरीके से लाइसिस करेंगे कि बच्चे का बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो और डिजीज़ क्या होती हैं, ग्रेव्स डिजीज़ आती है, माइसीनिया ग्रेविस है, टाइप 1 DM है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब आता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन है, और इसको हम लोग आर्थस रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये कब होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जाके डिपॉजिट हो जाए तो ये डिपॉजिशन होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का टिश्यू में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगी। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके किसी ऑर्गन के सरफेस में जाके अटक गया। अब ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उसकी वजह से हाइपर इंसेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी, और इसमें आफ्टर 6 आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजन होगा, क्योंकि पहले थोड़ा टाइम लगेगा एंटीजन एंटीबॉडीज़ बनने में, फिर उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके कॉम्प्लेक्स को जाके वो ऑर्गन में जाके अटैच होगा, उसके बाद उसके एंटी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, लो ग्रेड इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। ठीक है, लो ग्रेड इन्फेक्शन होना चाहिए। जब लो ग्रेड इन्फेक्शन होगा तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ इनफ बनेंगी कि एंटीजन होगा, और वो रिएक्शन का वो अटैच होके वो रिएक्शन दिखा पाएंगे। दूसरा है एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल एंटीजन। ठीक है, एल्वोले और वॉल में अगर जाके कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स चिपक गया तो ऑटो इम्यून प्रोसेस में क्या है, इसमें सेल इन्वॉल्व होंगे, जैसे IgG और IgM, ये क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, IgG और IgM एंटीबॉडीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। अब इसकी पैथोजेनेसिस हम लोग क्या देखते हैं, हाँ चलो टाइप 2 की पैथोजेनेसिस और टाइप 3 की पैथोजेनेसिस देखते हैं साथ में। टाइप 2 में क्या था, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ थी, तो ये क्या हो गया, एंटीजन में एंटीबॉडीज़ जाके अटैच हुई। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा एंटीबॉडी जाके ये थोड़ा सा यहाँ पे इस चार्ट में थोड़ी गड़बड़ी है, इसको रहने दीजिए, मैं ये बता रहा हूँ। ये क्या होता है, एंटीजन आया, वो एक सेल के अटैच हुआ, अब ये सेल के एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, और ये एंटीबॉडी बनने के बाद इसका फैगोसाइटोसिस हो गया।
ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटीजन एक सेल में अटैच हुआ, एंटीजन सेल में अटैच हुआ। अब ये एंटीबॉडी ये एंटीजन में जाके अटैच हुई। अब ये दोनों क्या करेंगे, जो एंटीजन एंटीबॉडी है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से ये सेल का लाइसिस हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एंटीजन अटैच हो रहा था, उसके ऊपर एंटीबॉडी आके उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। जबकि थर्ड में क्या होगा, ये डायरेक्टली ऑलरेडी पहले एंटीजन एंटीबॉडी अटैच हो चुके होंगे, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके किसी सेल में या टिश्यू में जाके अटैच होगा, डिपॉजिट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करके वो डिस्ट्रक्शन कर देगा टिश्यू का। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। टाइप 2 में क्या है, एंटीजन जाके उसमें अटैच हो रहा है। टाइप 3 में क्या है, उसका एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जाके अटैच हो रहा है। तो इन दोनों में बस यही है, ये एंटीजन अटैच होगा या एंटीजन प्लस एंटीबॉडी होगा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल में क्या है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ये सब आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे सारे। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, हेनॉक्स-स्लोनेन परप्यूरा, ठीक है, ड्रग इंड्यूस वस्कुलाइटिस। इतना कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ये याद कर लीजिए, इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और SLE। ठीक है, चौथा आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिजीज़ वाले चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी डील करी जाएंगी, लेकिन मेनली इनको मेडिसिन में पढ़ाया जाता है। आज आप आते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, जो एक डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और ये सेल मीडिएटेड है। इसमें क्या होगा, डिलेड होगा, तो डिलेड रिएक्शन इस बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ये एक थ्रू जाता है। ये देखो, चलो आपको इसकी पैथोजेनेसिस समझा के समझ में आए। तो टाइप 4 में क्या होगा, जो CD8+ सेल्स होंगे ना, ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं APC, ये क्या करेंगे, ये माइग्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लिम्फ नोड में जाएंगे। अभी लिम्फ नोड में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगे, CD4 हेल्पर टी सेल्स को उनका एंटीजन दे देंगे। अभी एंटीजन हेल्पर टी सेल्स जो था, ये हेल्पर टी सेल्स B सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब ये B सेल्स को एक्टिवेट करके फिर उसका एक्टिवेशन करके उसका डैमेज कर देगा उसको। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सेल मीडिएटेड है। ठीक है, सेल मीडिएटेड है और उसमें एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसमें T सेल हैं जो कि सेंसिटाइज होके T सेल वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो T सेल को सेंसिटाइज करना है, सेंसिटाइज हो रहे हैं, T सेल सेंसिटाइज हो रहे हैं और वो डिस्ट्रक्शन करेंगे। अब इसमें सेल्स क्या इन्वॉल्व है, मास्ट सेल्स हैं, ये 24 आवर्स में है। ठीक है, और 14 डेज तक इसका वो हो सकता है। और मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स हैं, ये इन्वॉल्व हैं। CD8+ सेल्स हैं, माइक्रोफेजेस हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस में है। एग्जाम्पल में ग्रेनुलोमेटस रिएक्शंस है, सारी एग्जाम्पल TB में हो गई। ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं हम लोग। ग्रेनुलोमेटस का मतलब क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्म करते हैं ना। ग्रेनुलोमा क्या होता है, ग्रेनुलोमा का मतलब होता है जैसे कुछ चीज़ें, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस इन्फेक्शन है, माइक्रोब है, उसके चारों तरफ माइक्रोफेजेस आएंगे और वो शीट की तरह वो हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है,
अब ये शीट की तरह स्प्रेड हो गया तो ये एपिथेलियम की तरह लग रहे हैं, तो इसी को हम लोग एपिथेलियोइड सेल्स कहते हैं। ठीक है, एपिथेलियोइड सेल्स कहते हैं। ये इसके शीट की तरह चारों तरफ आ गए, उसके चारों तरफ लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनुलोमा। और ये क्या क्या डिजीजेस इसमें आती हैं, टीबी आती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस आता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसी का एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ट्यूबरकुल एंटीजन को अंदर डालते हैं कि अगर उसके एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो मतलब उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके आर्टिफिशियली हम लोग इसके वो लगाएंगे, एंटीजन को डालेंगे और उसके बाद उसका रिस्पांस देखेंगे, टी सेल और टी सेल का उसका इंड्यूरेशन देखेंगे। इंड्यूरेशन का मतलब कितना वो हार्ड हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट में, हमने क्या किया, थोड़ा एंटीजन डाला। ठीक है, उसके बाद 24 आवर्स में एक बार चेक किया उसको, उसके बाद 48 आवर्स में एक बार चेक किया। ठीक है, और इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ये एक बार यूज़फुल है, मतलब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी यही होता है। अब ये इसका लास्ट टॉपिक आता है, ये है ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, ये अपोजिट है इम्यून टॉलरेंस का। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, एक स्टेट है बॉडी की, इम्यून सिस्टम की, जिसमें वो अपने को दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है और अपने एंटीबॉडीज़, अपने खिलाफ ही वो एंटीबॉडीज़ बना दे रहा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया था। तो इम्यून टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि ये एबिलिटी है एक इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ टिश्यू एंड एंटीजन। मतलब हमारी बॉडी को हमारे एंटीजन मतलब हमारे और दूसरे एंटीजन के बीच में जो डिस्टिंग्विश कर पाए, उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं इम्यून टॉलरेंस। तो उसके अपोजिट को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो मैकेनिज्म कैसा होता है कि क्लोनल एलिमिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनल एनर्जी और सप्रेसर टी सेल्स, ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बस देख लीजिए। इसमें क्या होता है ना, जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं जब उसकी मैच्योरेशन होती है, ठीक है, एक मैच्योर्ड बी सेल जो होता है वो खाली एक ही टाइप के एंटीजन बना पाता है, एक ही टाइप के एंटीबॉडी बना पाता है किसी स्पेसिफिक के साथ से, स्पेसिफिक होता है बहुत ही। तो अगर ये हम लोग जब उसके मैच्योरेशन के टाइम पे हमारी एंटीबॉडी है वो हमारे सेल्स के खिलाफ अगर बन गई तो हम उसको मार देते हैं, उस सेल्स को, इस सेल को हम लोग डिस्ट्रक्शन कर देंगे जहाँ पे इसका है, जैसे थाइमस में और बोन मैरो में। तो अगर इनमें हमारे एंटीजन को ये अगर पता लगा पा रहा है कि डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि ये हमारा है ये दूसरा है, तो अगर ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको वहीं पे किल कर देती है, थाइमस में या बोन मैरो में। थाइमस में टी सेल को, बोन मैरो में बी सेल्स को ही मार देती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाई तब जाके ऑटो इम्यून डिजीजेज होंगे। तो ये एक जनरल, एक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। तो अब पैथोजेनेसिस में देखते हैं, इसमें इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होंगे, पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। पॉलीक्लोनल का मतलब होता है, पॉली का मतलब मल्टीपल, क्लोनल का मतलब क्लोनल सेल्स होते हैं, उसके एक्टिवेशन में होगा। ठीक है, जनरेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल्स क्लोन। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक टाइप का सेल एक्टिवेट होता है, ठीक है, किसी एंटीजन के खिलाफ एक ही टाइप का सेल एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर एक ही एंटीजन के खिलाफ मल्टीपल अगर वो हो गए तो उसकी वजह उसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन। अब क्या होता है, ये बहुत सारे अगर उसके एंटीजन के खिलाफ बहुत सारे होंगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन में वो एक्टिवेट होंगे, जिसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के होंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि हमारे सेल्फ एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन गई, तो उसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल्स क्लोन। ठीक है, तीसरा आता है, इसको मारने वाले क्या कौन से सेल होते हैं, टी सप्रेसर्स।
अब टी सप्रेसर सेल्स थे वो तो उनको मार देते, लेकिन अब इनको अगर बचा के रखना है तो क्या होगा, टी सेल कम हो जाएंगे। जब टी सेल कम हो जाएंगे तो क्या होगा, वो सेल मरेंगे नहीं। और टी से हेल्पर सेल्स क्या करते थे, बी सेल को एक्टिवेट करते थे, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोनिक्लोनल है। तो इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। और लास्ट होता है सिक्वेस्ट्रेटेड एंटीजन फ्रॉम टिश्यू। ये है जेनेटिक फैक्टर्स क्या होंगे इसके, इंक्रीज एक्सप्रेशन होगा क्लास 2 MHA का, ठीक है, क्लास 2 MHA का इंक्रीज एक्सप्रेशन होगा। और इसमें फैमिलियल इंसिडेंस हो सकता है कि भैया जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, और ऑटो इम्यून डिजीजेज जनरेशन फैमिलियल है, ठीक है। कुछ कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज फैमिलियल है। कि ये माइक्रोबायल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये होता है कुछ कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरल इंड्यूस होती हैं। तो इसमें आता है EBV इन्फेक्शन। EBV इन्फेक्शन की वजह से कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक जनरल इम्पोर्टेंस है इसकी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है लोगों को, टॉन्सिलाइटिस होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसके खिलाफ हमारी बॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, इसका जो एंटीजन होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीजन है ये हमारे हार्ट के नॉर्मल सेल्स के एंटीजन से बहुत ही सिमिलर होता है। तो अब क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ इसको मारते मारते अगर इसमें क्या कहते हैं इसको खिलाफ भी बन गई तो क्या होगा, ये हार्ट के सेल वॉल्स को डैमेज करेगी, ठीक है। जब ये इसका हार्ट के वॉल्स को डैमेज करने लगेगी उसी को डिजीज़ को हम कहते हैं रोमैटिक आर्थराइटिस या रोमैटिक हार्ट डिजीज़। इन टॉपिक्स को मैं डिटेल में जब ये इसके टॉपिक आएगा तब ये बता दूंगा। तो ये एक ओवरऑल हो गया। अब इसके टाइप्स एंड एग्जांपल क्या देखेंगे, ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक मतलब सिस्टमिक, कि मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करे, उसमें आता है SLE, ठीक है। SLE मल्टीपल में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि SLE मेन क्या है तो SLE क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी है और एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, पॉली आर्थराइटिस नोडोसा हो गया, पॉली आर्थराइटिक नोडोसा, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, तो ये सब हो गया। ऑर्गन स्पेसिफिक क्या है, लोकलाइज्ड होगा, टाइप 1 डायबिटीज होगा जो कि पेनक्रियास के बीटा सेल के खिलाफ होगा, जो कि इंसुलिन निकालते हैं, तो उनको खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ बन गई तो उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा, हमारे कोलॉन की म्यूकोसा के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बन जाए। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, स्टमक में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस में क्या है, ऑर्काइटिस का मतलब होता है, ऑर्क का मतलब होता है टेस्टिस, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या होगा, ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस क्या है, ऑटो इम्यून तरीकों से ऑर्काइटिस। माइस्थीनिया ग्रेविस मैंने आपको बता दिया, माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, हमारी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स में एंटीबॉडीज़ बन जाती,
तो यहाँ पे आगे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये एक बेसिक है, जब ये सारी डिजीज़ आएंगी तो उनमें सारे डिजीज़ को हम लोग एक एक्सटेंसिव वे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।